नमस्कार आप सभी का। इस टॉक शो में मंथन इंडिया समिट के द्वारा आयोजित इस टॉक शो में आज हमारे साथ है साक्षी अग्रवाल। मुजफ्फरपुर बिहार से ये बिलोंग करती हैं और मैं देवाशीष, इस शो का मॉडरेटर, आप सभी दर्शकों श्रोताओं का अभिनंदन करता हूँ। मंथन इंडिया समिट के पूरे परिवार की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूँ। साक्षी अग्रवाल जी मुजफ्फरपुर से की रहने वाली हैं और ये अभी विद्यार्थी हैं, पटना यूनिवर्सिटी से इंग्लिश ऑनर्स की पढ़ाई कर रही हैं। आज इस टॉक शो में मंथन इंडिया समिट द्वारा इनको एक विशेष उपलक्ष्य में बुलाया गया। साक्षी अग्रवाल जी को एक दुर्लभ कला के लिए इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड और न जाने कितने ही ऐसे नेशनल पुरस्कार से नवाजा गया है। साक्षी अग्रवाल जी ने पैलिंड्रोम पोएट्री नाम की एक कला में महारत हासिल की और इस पे किताब लिख डाली और जमाने ने यह माना कि ये जो किताब है वो आज तक किसी के द्वारा लिखी नहीं गई, इसीलिए इनको एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड जैसे राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया। तो साक्षी जी, आपका स्वागत है इस शो में। शुक्रिया, नमस्कार। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। नमस्कार। साक्षी जी, मेरा पहला सवाल आपसे ये रहेगा कि क्योंकि पैलिंड्रोम पोएट्री एक बहुत दुर्लभ कला है जिसको कि हम में से बहुत लोग नहीं जानते हैं, तो आप इसके बारे में सबसे पहले, हम आगे बढ़े उसके पहले, अपनी इस कला के बारे में दर्शकों को थोड़ा सा बता दें। ओके, सो पैलिंड्रोम पोइट्री, आप इसको कह सकते हो मिरर पोइट्री। ये मिरर पोइट्री भी कहलाती है, लोग इसे मिरर पोइट्री या रिवर्स पोइट्री के नाम से भी जानते हैं। तो जैसे हम लोग पोएम पढ़ते हैं, वो पढ़ते हैं टॉप टू बॉटम, तो हमें एक अच्छी खासी मीनिंग मिलती है उसकी। मगर पैलिंड्रोम पोइट्री की खास बात ये है कि अगर आप उसे टॉप टू बॉटम पढ़ेंगे तो एक मीनिंग मिलेगा, और बॉटम टू टॉप पढ़ेंगे तो उसका एक दूसरा मीनिंग मिलेगा, जो कि एक सेंस रखता है। ये नहीं है कि कुछ भी मीनिंग निकल जाए अगर आप बॉटम टू टॉप पढ़ रहे हैं, लेकिन उसकी एक ऐसी मीनिंग निकलेगी जो लोग को समझ आएगी, वो एग्जिस्ट करती होगी, लोग उसे फील कर सकेंगे। तो आपने, जब हमसे बात हो रही थी तो आपने दो लोगों का नाम लिया था जी, रूबल चौधरी और रिया रश्मिदास। जी। इन दोनों का क्या प्रेरणा स्रोत है और क्या इनका नाम आपने क्यों लिया था, ये दर्शकों को बताइए। तो रूबल चौधरी के बारे में पहले बताती हूँ मैं। तो मैं जब से राइटिंग फील्ड में आई हूँ, मैं उन्हें ही देखकर लिखना सीखी हूँ, कह सकते हैं। उन्हें ही देखकर मैं आगे बढ़ रही हूँ, चाहे मेरी रिकॉर्ड की जर्नी हो, चाहे मेरी अवार्ड की जर्नी हो, जो भी सीख रही हूँ, और उनका ही सबसे ज़्यादा सपोर्ट मिला है मुझे। तो इस चीज़ का श्रेय, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड और एशिया बुक का रिकॉर्ड भी श्रेय मैं उन्हें ही देती हूँ, क्योंकि अगर उनका सपोर्ट नहीं रहता, वो मुझे नहीं हमेशा मोटिवेट करती कि साक्षी डर मत, हो जाएगा। मैं बहुत जल्दी हर चीज़ों से डर जाती हूँ, पीछे हटने वालों में से हूँ, मगर वो ही रहती है कि साक्षी डरोगी तो नहीं आगे बढ़ पाओगी, कोशिश करो, होगा ही तुमसे। बस इसी बात के लिए मैं उन्हें अपना इंस्पिरेशन मानती हूँ। और रही बात रिया रश्मिदास की, तो वो मेरी एक फ्रेंड है जिन्होंने मुझे पैलिंड्रोम पोएट्री में, जो कि 51 लोगों को मैंने जोड़ा है साथ में और उन्हें सिखाया है, तो उन्होंने मेरी से बहुत ज़्यादा मदद की है लोगों को लाने में, लोगों को समझाने में। जैसे मैं जिस वक्त इनएक्टिव रहती थी, मैंने उन्हें सब समझा रखा था। मैं जिस वक्त इनएक्टिव रहती थी, वो लोगों को देख लेती थी। तो इन दोनों को बहुत इम्पोर्टेंस है इस रिकॉर्ड में मेरे लिए। तो आज अगर रूबल चौधरी और रिया रश्मिदास अगर देख रही होंगी इस लाइव वीडियो को, तो बहुत ही खुश नसीब अपने आप को समझ रही होंगी। और हर एक सफल व्यक्ति के पीछे, हर एक सफल व्यक्ति के पीछे एक ऐसे सखा, एक ऐसे दोस्त की जरूरत बहुत ज्यादा महसूस होती है। बहुत ज्यादा। तो साक्षी जी, मेरा सवाल ये, अगला सवाल ये है आपसे कि आप अपने जो बुक, आपकी किताब जो रिजॉइसिंग लाइफ है, उसके बारे में दर्शकों को थोड़ा सा बताइए। तो रिजॉइसिंग लाइफ में टोटल 51 राइटर हैं मेरे को छोड़कर। उन सभी ने ये पोइट्री लिखी है, पैलिंड्रोम पोइट्री। 15 से 20 दिन का वक्त लगा होगा इसे सीखने में, इसे लिखने में, मगर वो 15 दिन 20 दिन का वक्त
ये नहीं कह सकते कि बर्बाद गया 15 दिन या 20 दिन, इतना सक्सेसफुल रहा जो आप लोग देख सकते हैं। उन लोगों ने भी अपनी पूरी की पूरी मेहनत की, उन लोगों को भी मजा आया सीखने में, मुझे भी उतना ही मजा आया उन्हें सिखाने में। तो पैलिंड्रोम पोइट्री तो मैं बता ही चुकी हूँ क्या है। तो इस रिजॉइसिंग लाइफ बुक में एक और खास बात है कि हर एक पोयम में लाइफ वर्ड है, जिंदगी। तो बस यही है, 51 राइटर्स ने लिखी है, नथिंग एल्स अपार्ट फ्रॉम दैट। जी, तो अब आगे बढ़ते हैं हम अपने सवालों के साथ। और अगला सवाल आपसे ये है कि आपको कब लगा अपने जीवन काल में, क्योंकि अभी आप अपने जीवन में बहुत छोटे समय को जी पाई हैं और इसमें जी आपने जी। इतने बड़े लक्ष्य को पाया है, तो आपको कब लगा कि आप लेखन कर सकती हैं? कुछ उस जर्नी के बारे में बताइएगा तो हम लोग को बहुत फायदा हो। तो स्टैंडर्ड 8 से मैंने लिखना शुरू किया था। जैसे सबका एक होता है ना कि किसी एक सब्जेक्ट से नफरत होती है, वैसे ही मुझे भी एक सब्जेक्ट से थी। तो जर्नी वहीं से शुरू हुई, कॉपी के पीछे लिखती थी, फिर डायरी पे आई, डायरी से फिर सोशल मीडिया पे भी 2 साल पहले पहले से आई। जब जब से लेकिन सोशल मीडिया पे आई हूँ ना, मुझे काफ़ी कुछ नया सीखने को मिला है, जो मुझे पहले नहीं पता था। जैसे ओपन लेटर, इसके बारे में मैंने कभी नहीं सुना था, जो कि मैं यहाँ सोशल मीडिया पे आकर उसे काफ़ी अच्छे से सीख गई हूँ। उसके अलावा सॉन्ग फिक्शन कह सकते हैं, मूवी रिव्यूज़ कह सकते हैं। मुझे नहीं पता था ये सब भी लिखा जाता है, ये सब भी लोग पढ़ना पसंद करते हैं। मुझे पता था बस कविताएँ, गज़लें, शायरियाँ, लेकिन उसके अलावा भी ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें जो लोग पढ़ते हैं, जो काफ़ी खूबसूरत होती है। तो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत जर्नी रहा है अभी तक का तो, और आगे भी देखते हैं क्या होता है। आपकी बातों को सुन के ऐसा लगता है कि आपके पेरेंट्स तो बहुत गर्वान्वित महसूस करते होंगे, साथ साथ उन्हें ये भी कहने का मौका मिलता होगा कि मेरी बेटी ने सोशल मीडिया का सही उपयोग किया है। एक्चुअली पहले उन्हें लगता था कि ये दुरुपयोग हो रहा है, उन्हें नहीं पता था, मैंने उन्हें नहीं बताया था कि मैं लिख रही हूँ, क्योंकि मुझे सही नहीं लगा, मुझे लगा कि वो सपोर्ट नहीं करेंगे। मगर जब से मैंने बताया तो सबसे ज़्यादा सपोर्ट मुझे उन्हीं का मिला है, चाहे मेरी राइटिंग के लिए हो, चाहे मेरा कोई भी वर्क हो, मुझे सबसे ज़्यादा सपोर्ट उन्हीं का मिला है। और कुछ भी होता है ना, वो मुझसे ज़्यादा खुश होते हैं, और वही खुशी का सबसे बड़ी सक्सेस है मेरी। जी, हर माता पिता, हर दोस्त अपने सखा और अपने बेटी और बेटा के अचीवमेंट पे बहुत खुश होता है। मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि आपको प्रेरणा कहाँ से, आपके प्रेरणा स्रोत कहाँ है इस लेखन के पीछे? क्योंकि आपसे जब मेरी बात हो रही थी तो आपने बताया था कि जो पैलिंड्रोम पोएट्री है बहुत एक भारी कला है जिसको कि सीखना जी भी थोड़ा जी। मुश्किल है। तो आपको प्रेरणा कहाँ से मिलती है? जनरली इस उम्र में बच्चे जो होते हैं वो मेहनत से भागते हैं, मैं खुद भागता था इस उम्र में। तो आपको प्रेरणा कहाँ से मिलती है? तो मुझे पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक है, चाहे वो कविताएं हों, चाहे वो स्टोरीज हो, नॉवेल हो, सेल्फ हेल्प बुक्स हो। तो वहीं से पढ़ के खुद ब खुद थॉट्स आ जाते, क्योंकि किसी को भी अगर लिखना है ना, वो बिना पढ़े कभी नहीं लिख सकता। जब तक वो 10 लोग 20 लोग को नहीं पढ़ेगा, वो कभी नहीं लिख पाएगा, ना लिखना सीख पाएगा। तो बेसिकली मेरे लिए पढ़ना ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहा है। और रही बात पैलिंड्रोम पोइट्री की, तो टोटल 150 स्टाइल होते हैं पोइट्री राइटिंग के, जिसमें बहुत तरह के एल्फ्सन एंड ऑल, लेकिन सब बहुत ही खूबसूरत है। लेकिन पैलिंड्रोम पोइट्री मुझे थोड़ा सा टफ लगा, तो मुझे चैलेंजेस लेना बहुत ज़्यादा पसंद था। तो मैंने बोला ठीक है, मैं पैलिंड्रोम को ही सीख कर उसी पे वर्क करूँगी सबसे पहले। तो पैलिंड्रोम पे मैंने वर्क किया। जी, मेहनत करने से तो हर चीज आसान हो जाती है। जो भी श्रोता और दर्शक हमें देख रहे हैं, अगर साक्षी अग्रवाल जी से कोई भी प्रश्न पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से बिल्कुल पूछ सकते हैं। साक्षी अग्रवाल जी आपके सवालों का जवाब मेरे तरफ, मेरे पूछने पर साक्षी अग्रवाल जी आपके सवालों का जवाब देंगी। साक्षी अग्रवाल जी, आपसे अगला सवाल ये है कि अभी तक आपके जी जी। अचीवमेंट जितनी भी अचीवमेंट है उसमें सबसे, वैसे तो हर अचीवमेंट, एक छोटा सा अचीवमेंट भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट एक खुद के जी लिए जी। होता है, लेकिन आप सबसे बड़ा अचीवमेंट किसको मानती हैं और वो किस कार्य में था? तो अभी हाल में ही मुझे अवार्ड साग की तरफ से सोशल वर्क के लिए अवार्ड मिला है। तो फॉर मी दिस इज़ द बेस्टेस्ट अवार्ड आई गेट, बिकॉज उसमें मेरे फादर का सबसे ज़्यादा सपोर्ट रहा है। 3 महीने से मैं और मेरे पिता सोशल वर्क कर रहे हैं, गरीबों को खाना देना,
तो इसमें मेरे से ज़्यादा खुश मेरे पापा हुए थे जब मुझे ये अवार्ड मिला था। तो सोशल वर्क जो भी हो रहा है, मेरे पापा, मम्मी और भाई, हम लोग चारों, मतलब मैं, मेरे घर में छोटी फैमिली है, मैं, भाई, मम्मी, पापा, तो चारों मिलके ही सोशल वर्क करते हैं, चाहे खाना देने जाना हो या खाना बनाना हो। मेरी मम्मी खुद के हाथों से खाना बनाती थी कोरोना काल में, कि मैं, ताकि गरीब लोगों तक खाना पहुंच सके, ताकि बाहर के लोग हाथ ना लगाए कि उसमें कोई खतरा हो। तो घर पे ही पूरे साफ सुथरे तरीके से खाना बनाती थी मम्मी, पापा, मैं साथ जाकर दे के आते थे, भाई भी जाता था। तो ये सोशल वर्क का ही अवार्ड मेरे लिए सबसे ज्यादा अहम रहा अभी तक। अहम तो सभी था, लेकिन सबसे ज्यादा इसको कह सकते, क्योंकि इसमें मेरी पूरी फैमिली को मिला है अवार्ड। जी। वह अभी तक मैंने सुना था कि विथ ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। आज आपको सुनने के बाद ऐसा लग रहा है कि विथ ग्रेट रिकॉग्निशन कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, और आपने एक ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटी को का बेड़ा उठाया है जिसको कि सामाजिक कार्य है, जो कि बहुत पुण्य का काम है, और आप जो ये कर रही हैं, और आपके आपकी संस्था सिवाय फाउंडेशन जो जी ये जी। मिल के कर रही है, बहुत जी। अच्छा काम है। दर्शक जो है वो भी इसकी बहुत सराहना करें। मोनू झा जी इसके की लिए तो, तरफ से एक प्रश्न जी जी। मोनू झा जी की तरफ से एक प्रश्न आया है कमेंट में कि आप लेखनी के माध्यम से किस तरह का समाज में बदलाव लाने का कोशिश करना चाहती हैं, क्योंकि आप ओके। लेखिका हैं, तो आप अपने लेखनी के माध्यम से किस तरीके का बदलाव लाना चाहती हैं? तो जैसे होता है कि आजकल के लोग 2 ही 3 टॉपिक पे ज़्यादा लिखना पसंद करते हैं। वो है लव, फ्रेंडशिप, ये सब। तो ये सारी राइटअप्स हो गए हैं कि लोग पढ़ना भी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो लिखोगे तो लोग ट्रिगर ज़रूर होते हैं, मगर उससे कुछ होता है कि बदलाव आने के। कमेंट बॉक्स अगर आप पोस्ट कीजिएगा तो कमेंट बॉक्स में अच्छी खासे शब्द भर जाते हैं, वो दिक्कत की बात नहीं है, मगर लिखना ज़रूरी है। जैसे कि मैंने अभी हाल में एक लिखा था, जिसमें मुझे काफ़ी सारी गालियाँ पड़ी थी ऑनेस्टली। वो था कि मैंने एक वीडियो देखा था, शायद वो पाकिस्तान का था, लास्ट ईयर ईद के टाइम का। तो उसमें गाय को क्रेन के ज़रिए ऊपर ले जाकर उसे छोड़ दिया गया रस्म के नाम पे। तो वो वीडियो मुझे देखकर काफ़ी ज़्यादा खराब लगा। तो मैंने उस पे रैंट लिखा था। मुझे रैंट लिखना काफ़ी पसंद है, चाहे कोई भी टॉपिक हो। तो रैंटिंग में तो फिर उस पे मुझे काफ़ी लोगों ने बोला था कि आपको क्या प्रॉब्लम है, ये वहाँ का रिचुअल है। तो मैंने उनको सबसे पहली बात यही बोली, आई एम प्योर वेजिटेरियन। लोग कहते हैं तुमको इसकी वजह से दिक्कत होती है, मगर नहीं, क्योंकि वो जानवर जो जी रहे हैं उनके अंदर भी लाइफ है। अगर आपको कोई मार के खाए तो आपको कैसा लगेगा? तो मेरा यही कहना है कि उस गाय को जिस तरीके से आपने फेंका, उसका जो भी आपका रिचुअल है, उसकी वजह से उतना ऊपर ले जाकर उसको फेंक रहा है, दिस वॉज नॉट राइट। तो इस तरीके के कंटेंट मैं लिखती हूँ। और काफ़ी सारे ऐसे कंटेंट है, जैसे सोशल मीडिया के ज़रिए काफ़ी धमकियाँ मिलती हैं लोगों को, चाहे वो फ्रॉड हो या काफ़ी धमकियाँ। मुझे ये सब टॉपिक्स पे लिखना पसंद है। लोग नहीं पढ़ते हैं, टू बी ऑनेस्ट, नहीं पढ़ना चाहते लोग ये सब। मगर जो लोग पढ़ रहे हैं, अगर वो भी समझ रहे हैं ना, मेरे लिए उतना ही काफ़ी। अगर मान लीजिए 1000 लोग देख रहे हैं और 1 लोग भी अगर उसे पूरा पढ़ रहे हैं ना, मेरे लिए उतना काफ़ी है। जी। जो विरोध करेगा, जो सही चीज पे जो गलत चीज पे उंगली उठाएगा, सही चीज बताएगा, उसका विरोध तो होगा ही, उसको गालियां तो जी। पड़ेगी ही। उससे डरने की जरूरत नहीं है। आप अपने सही पथ पर चलते रहिए। मोनू जी। झा जी, आपके सवाल का जवाब हमको लगता है कि मिल चुका होगा आपको। हम अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि जब आपने लेखन का शुरुआत किया, जब आपको लगा कि नहीं, आप लिख सकती हैं, आप में एक कला है लिखने की, तब जी, से जी। लेके आज तक कितने आपको ठोकरें खानी पड़ी, कितनी आपको चैलेंजेस फेस करने पड़े? अगर दर्शकों को वो बताइएगा तो एक बडिंग राइटर के लिए बहुत प्रेरणादायक हो। तो चैलेंजेस की बात करते हैं, तो जेलसी हर फील्ड में होती है। सबसे ज़्यादा जेलसी की वजह से चैलेंज फेस करना पड़ता है। लोग आपको डिमोटिवेट करने की बहुत कोशिश करते हैं, कि जैसे मुझे ही कई दफ़ा कई लोगों ने कहा है, तुम इस राइटिंग में क्यों टाइम वेस्ट कर रही हो, क्या मिल रहा है तुम्हें इससे? इससे अच्छा तुम कोई और जॉब करो या पढ़ाई पे ध्यान दोगी तो तुम्हें बेनिफिट होगा। मगर इससे अगर आप डिमोटिवेट होंगे ना, तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अगर आप उसी चीज को लेकर सोचेंगे कि इसने मुझे खराब बोला, मुझे इसे प्रूव करके दिखाना है कि क्या कर सकती हूँ मैं राइटिंग के साथ, तो जरूर आप आगे बढ़ेंगे। वही लोग होंगे जो बाद में आपको आकर सराहेंगे कि वाह साक्षी, तुमने राइटिंग के जरिए इतना आगे बढ़ गई। तो और मुझे शायद ये वो सबसे वक्त ज्यादा, आ चुका है, और आगे भी बहुत सारे ऐसे वक्त आने वाले।
मेरे लिए आ चुका है, बाकी लोग का भी ज़रूर ही आएगा। और दूसरी चीज़ होती है जेलसी। अगर आप आगे बढ़ते, चाहे आप लिखने में आगे बढ़ रहे हैं, आपके फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, तो लोग को कहना है कि या तो ये गलत लिख रही है, या ये पेड फॉलोअर्स ला रही है, पैसे देके फॉलोअर्स खरीद रही है, या आप आगे बढ़ेंगे तो उनको लगेगा ये तो बेकार लिखती है, ज़बरदस्ती किसको अवार्ड मिल रहे हैं। जेलसी बहुत ज़्यादा है इस फील्ड में, टू बी ऑनेस्ट। तो ये 2 चैलेंजेस हैं जो सबसे ज़्यादा फेस करनी पड़ती है यहाँ। तो यही है कि हमें खुद को मोटिवेट करना होगा, टाइम टू टाइम खुद को अगर मोटिवेट करेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। अगर उनकी बात को लेकर हम लोग सोचते रह जाएंगे कि हाँ वो खराब बोल रहे मतलब मैं खराब हूँ, तो हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आपको अपने परिवार की तरफ से किस तरीके की सहायता मिली है, किस तरीके से मोटिवेट किया गया है इस लेखन के क्षेत्र में आने को लेकर? तो क्योंकि लेखन की बिहार का एक मिडिल क्लास फैमिली से आप बिलोंग करती हैं, और एक बडिंग राइटर जो कि किसी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं, उनके लिए ये बहुत प्रेरणादायक होगा कि और वैसे माता पिता जिनके कि बच्चे चाहते हैं कि वो किसी अपनी हॉबी को फॉलो करे, उनके लिए एक बहुत प्रेरणा का स्रोत होगा, एक बहुत नॉलेज का स्रोत होगा आपका ये बताना कि किस तरीके से सहायता मिल सकती है, पारिवारिक सहायता किस तरीके से मिल सकती है। जी, तो जब मैं शुरू में लिखना शुरू की थी तो मुझसे दिन भर में नहीं लिखा जाता था। मैं ऐसी राइटर हूँ कह सकते हो जो कि रात के 12 बजे के बाद ही लिख पाती है, जिसके दिमाग में थॉट ही रात के 12 बजे के बाद आते हैं। पता नहीं क्या रीज़न है मेरा, आई डोंट नो। तो जब भी रात को देर रात पापा उठते थे 1:30-2 बजे, तो मुझे डांट पड़ती थी। उस वक्त मैं नहीं बता पाती थी कि हाँ मैं लिख रही हूँ, मुझे डर लगता था। मैं बस झूठ बोलती थी कि मैं पढ़ रही हूँ, लेकिन मैं उस वक्त अपना सोचती रहती थी, दूसरों को पढ़ती रहती थी कि मैं क्या लिखूं, क्या थॉट उसमें से मुझे मिले कि मैं उस पर कुछ वर्क करके कुछ अपना इनोवेट करूं। तो अगर मैं उस वक्त सच बता देती तो हो सकता था मुझे डांट पड़ती, मैं यही सोच के नहीं बताती थी। मगर मैं अगर उस वक्त बताती तो शायद ये वक्त अभी मेरा पहले आ चुका होता, मैं पहले आगे बढ़ चुकी होती। क्योंकि पेरेंट्स का ही सबसे ज़्यादा सपोर्ट होता है। आप उन्हें अपनी राइटिंग्स पढ़ाओ, हो सकता है वो आपको बोले कि तुम क्या कर रही हो, तुम प्यार मोहब्बत पे लिख रही हो, लेकिन आप प्यार मोहब्बत के अलावा भी कई टॉपिक्स हैं आप लिख सकते हो। और प्यार मोहब्बत में भी ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो कि क्लिच नहीं होती, जो कि क्या उसको कहते हैं, लोग को चुभने वाली नहीं होती है। उसमें भी कई ऐसी चीज़ें हैं जो कि इतनी खूबसूरत होती है कि पेरेंट्स भी उसे समझते हैं। तो अगर आप अपने पेरेंट्स को उसे पढ़ाओगे, अपनी राइटिंग्स को पढ़ाओगे, तो वो ज़रूर समझेंगे। मैंने भी पढ़ाया, वो पढ़ते हैं मेरी राइटिंग्स को, वो खुश होते हैं पढ़ के, चाहे मैं कुछ भी लिखती हूँ। तो पढ़ाएंगे पेरेंट्स को तो वो समझ जाते हैं, क्योंकि पेरेंट्स आजकल के अंडरस्टैंडिंग है, जो हम लोग को नहीं लगता है, लेकिन काफ़ी हैं आजकल के पेरेंट्स। जी, तो साक्षी अग्रवाल जी, आपके इस सफलता के पीछे श्रेय तो मैं तो देना चाहूंगा आपके माता पिता को, आपके दोस्तों को। अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले सवाल के पीछे। अगला सवाल मेरा ये है कि क्योंकि आप एक कॉलेज गोइंग छात्रा हैं, आप कॉलेज में पढ़ती हैं, कॉलेज में एग्जाम्स होते हैं, कॉलेज में डिफरेंट काम होते हैं, तो आप उन कामों को, अपनी पढ़ाई को और इस लिखने वाले काम को किस तरह से मैनेज करती हैं? आप अपने मतलब दोनों में सामंजस्य किस तरीके से रखती हैं? ओके, तो मैनेज करना मुश्किल नहीं है अगर खुद को डिटरमाइन कर ले कि मुझे पढ़ाई को भी एक पर्टिकुलर वक्त देना है और इस चीज़ को भी एक वक्त देना है। अगर हम सोच लेंगे कि पढ़ते वक्त मुझे अपने लिखने के थॉट को खुद उस पर हावी नहीं होने देना है, तो पढ़ाई नहीं बिगड़ेगी। और जब लिखने बैठो तो ये मत सोचो कि मुझे पढ़ना है, मेरे एग्जाम है। कोई भी चीज़ करने के लिए ना शांत दिमाग चाहिए होता है। अगर दिमाग में 10 थॉट एक साथ रिवॉल्व कर रहे होंगे तो आप किसी भी एक काम पर फोकस नहीं कर पाओगे। तो मेरा यही है कि मैं जब पढ़ने बैठती हूँ, मेरा फ़ोन साइड रहता है। चाहे मैं ऑनलाइन क्लासेस कर रही होती हूँ तो मैं अपना व्हाट्सएप का नोटिफिकेशन ऑफ कर देती हूँ, ताकि मैं इधर उधर डाइवर्ट ना हूँ। और जब मैं लिखने बैठती हूँ तो मेरा बुक्स कॉपी कहाँ है मुझे नहीं पता, मैं बस लिख रही हूँ। मुझे उस वक्त कोई पढ़ाई की बातें ही नहीं चाहिए होती है। तो यही है कि दोनों का अगर आप पर्टिकुलर टाइम फिक्स कर दोगे कि हाँ मुझे इस वक्त पढ़ना ही पढ़ना है, हाँ मुझे इस वक्त लिखना ही लिखना है, या फिर मुझे इस वक्त पेंटिंग करनी ही करनी है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन दोनों चीज़ को एक पर्टिकुलर टाइम दीजिए जो ज़रूरी होते हैं। साक्षी अग्रवाल जी, अंग्रेजी में वो शब्द बोला जाता है सॉर्टेड। मुझे लगता है आप बहुत सॉर्टेड हैं, लेकिन आजकल के बच्चे इतने सॉर्टेड नहीं हो पाते हैं। पूरा का पूरा श्रेय आपको खुद जाता है, आपकी इच्छा शक्ति को जाता है कि आप सब कुछ मैनेज करके और इस ऊंचाई को पा सकी हैं। पूरा श्रेय आपको साक्षी। आपसे मेरा अगला सवाल ये है कि आपको क्या लगता है कि इस कोविड सिचुएशन में
किस तरीके से एक फ्रीलांसर, एक गरीब, मतलब जो रोजगार कमाने वाले लोग थे, वो किस तरह से सफर कर रहे हैं, और सरकार को उनके लिए क्या करना चाहिए, एक प्राइवेट पर्सन को उनके लिए क्या करना चाहिए, प्राइवेट पर्सन, मैं, आप, एक संस्थान को उसके लिए क्या करना चाहिए। अगर आप इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से अगर अपनी आवाज को उठाती हैं तो ये आवाज बहुत दूर तक जाएगी। जी जी। तो जैसे कि हम कोविड की बात कर रहे हैं, इसमें काफ़ी लोग हैं जिनको जॉब से निकाल दिया गया, जो जॉब कर रहे थे, क्योंकि कंपनी उन्हें पे नहीं कर पा रही थी, इसलिए कंपनी ने निकाल दिया। उससे भी ज़्यादा बुरा हाल है जो रिक्शा वाले या ठेला वाले, जो दिन भर कमा रहे हैं फिर रात को खाना खा रहे हैं, उन्हें सबसे ज़्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़ा है इस पैंडेमिक। अब तो फिलहाल सिचुएशन थोड़ा बेहतर हुआ है कि वो लोग वापस सड़क पर आ चुके हैं, वापस अपनी रोजी रोटी कमा पा रहे हैं, लेकिन जो यूथ जिनका जॉब चला गया है, जिनका एम्प्लॉयमेंट चला गया है, उनको सबसे ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। या फिर काफ़ी लोग हैं जिनके ऊपर लोन बहुत ज़्यादा बढ़ गया ड्यू टू पैंडेमिक, जिनका दुकान था या खुद का बिजनेस था वो बंद पड़ा था होल पैंडेमिक में 1 साल से, उन लोग के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा प्रेशर बढ़ गया है। तो इसके लिए बस यही कर सकते हैं कि इस वक्त सबसे ज़्यादा लोग जा रहे हैं डिप्रेशन में बिकॉज ऑफ ऑल दीज थिंग। जो भी हो रहा है, सिचुएशन ख़राब हो रही है, तो सबसे पहले तो ये जो डिप्रेशन नाम की चीज़ होती है ना, ये बहुत ख़राब होती है। तो लोग को इससे निकलने के लिए खुद पे वर्क करना चाहिए, खुद को वक्त देना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे कुछ भी हो जाए। खुद को वक्त नहीं दीजिएगा तो आपकी मेंटल स्टेबिलिटी ख़राब होगी। और बात रही एम्प्लॉयमेंट वगैरह की, तो उसके लिए हम लोग कुछ नहीं कर सकते, उसके लिए जो कर सकती है सरकार ही कर सकती है। बिकॉज वी आर स्टूडेंट, व्हाट वी कैन डू, वी आर ऑल्सो वेटिंग फॉर आवर जॉब टू बी प्लीज्ड एंड वेन एवर इट विल बी। सो इसके लिए जो कर सकती है सरकार कर सकती है, या जो बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनियां हैं वो जब जॉब के लिए किसी को लेती हैं तो वो प्रायोरिटी देती हैं कि वो उनका कोई रिलेटिव हो या कोई उनके जान पहचान वाले हों, तो वो जल्दी सबको अपॉर्चुनिटी नहीं देती। मगर इस वक्त जो सिचुएशन खराब है, जिन लोगों का जॉब गया है उन लोग के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर हुआ, चाहे वो फैमिली की तरफ से चाहे वो सेल्फ लाइफ की तरफ से हो। तो सरकार को उन लोगों के लिए या तो कुछ नया स्टार्ट कर देना चाहिए जिसकी वजह से उन्हें कुछ जॉब मिल सके या फिर उन्हें कुछ एम्प्लॉयमेंट मिल सके, ताकि उनका जो रोजी रोटी का खर्च है वो निकल जाए। तो बस यही है, सरकार के जरिए हो सकता है जो है, या जो बड़ी बड़ी और कंपनियां। जहाँ तक मुझे पता है, आपका एक संस्था, आपकी एक संस्था काम कर रही है इस कोविड में, हाँ लगातार पिछले 3 महीने सिवाई फाउंडेशन काम कर रही है। हाँ जी तो मुझे लगता है कि आप इस समस्या को बहुत अच्छे तरीके से समझ रही होंगी कि एक गरीब जी पे क्या बीत रही है इस कोरोना काल में। और मुझे लगता है कि हमारे जैसे ही संस्था, हमारे जैसे ही लोग उनकी मदद कर सकते हैं। हाँ जी। सरकार से उम्मीद करते करते हम थक चुके हैं। अब हमें लगता है कि हमें खुद बीड़ा उठा लेना चाहिए, हम जैसे युवाओं को बीड़ा उठा लेना चाहिए। तो अगर मैं एक सच सवाल बताऊं आया आप, है। जी 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 पूछिए। जी, नहीं 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 पूछिए। जी, आप हाँ तो मैं एक बोल, सवाल आया था। हाँ हाँ हाँ, प्लीज आप बोल कंटिन्यू लीजिए कीजिए। आप। तो मैं बता रही थी, अ, जब हम लोग जा रहे थे लोगों के पास, तो उन लोगों की आंखों में आंसू आ जाता था अपनी दुख बताते हुए कि इतना मुश्किल हो गया है इस कोरोना के चक्कर में कि हम अपनी जिंदगी को खुल के नहीं जी पा रहे, खाने को दिक्कत हो रही है, घर में अंधेरा, और उस वक्त बारिश का सीजन स्टार्ट हो गया था। तो जो झोपड़ी में रह रहे थे उनके झोपड़ी के आसपास इतनी पानी थी, उनके घर के अंदर तक पानी चला गया था। तो वो इतना दुखद सिचुएशन था ना उस वक्त। तो ये सारी सिचुएशन है जिसमें गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा हेल्प करना चाहिए। हम लोग तो अपने मुताबिक हेल्प कर सकते हैं, लेकिन ऑन अ लार्ज स्केल गवर्नमेंट ही हेल्प कर सकती है। एक सवाल आया है कि आपने अपनी 10वीं की पढ़ाई कहाँ से की है? आदर्श विद्या मंदिर। तो साक्षी आदर्श जलान विद्या जी, मंदिर, साक्षी आदर्श विद्या जलान जी का मंदिर, ये प्रश्न हाँ था। हाँ, तो वो मेरी क्लासमेट थी। आदर्श विद्या मंदिर में 10th तक हम लोग साथ पढ़े हैं। तो आदर्श विद्या मंदिर केवल एक लड़कियों का स्कूल है, और कह सकते हैं वहाँ एकदम पारिवारिक माहौल है। आपको लगेगा नहीं, कोई टीचर ऐसा नहीं है कि वो डांटे, या फिर वो प्यार से समझाते थे। तो जो मुझे ये सीख मिली है, जो मैं आगे बढ़ पा रही हूँ, वो सब आदर्श विद्या मंदिर की वजह से ही है। क्योंकि अगर मैं वहाँ नहीं जाती, वहाँ से मुझे इतना अच्छा सीख नहीं मिलता, इतनी अच्छी माहौल नहीं मिलती, तो मैं आज यहाँ नहीं होती। जी, साक्षी अग्रवाल जी, आपके लिए एक और प्रश्न आया है, अगर आप चाहती हैं तो उसका जवाब दे सकती हैं। जी जी। सवाल मोनू झा जी का है कि आप राजनीति को किस तरीके से देखती हैं? राजनीति तो
ऑनेस्टली बताऊं तो मुझे राजनीति में किसी प्रकार का भी इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि जब भी मैं पापा को देखती हूँ वो टीवी खोल कर कोई भी चैनल देख रहे हैं, न्यूज चैनल, तो उसमें बस और बस लड़ाइयाँ होती है, कोई एक दूसरे को सुनने को तैयार नहीं होता। मैं बस बोले जा रहा हूँ, तुम भी बोले जा रहे हो, मुझे ना तुम्हारी सुननी है, तुम्हें ना मेरी सुननी है। तो मुझे बहुत ही खराब लगता है राजनीति का चीज, तो मैं इसके बारे में कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं देना चाहूंगी। मोनू झा जी, साक्षी टेकवाल जी ने अपना जो है वो एकदम अपने आप को इस सवाल से पीछे खींच लिया है। हम अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और साथ साथ एक आपसे अपने आपकी एक कार्य जो कि पैलिंड्रोम पोएट्री है वो भी आपसे एक सुनना चाहेंगे, ताकि हमें भी समझ में आए कि ये एक्चुअली है क्या चीज। ओके, तो अगर आप सुना पाए तो बहुत ही अच्छी बात है जी। तो मैंने एक पोइट्री लिखी थी सीढ़ियों पर। इंग्लिश पोइट्री है, पैलिंड्रोम पोइट्री यूजुअली इंग्लिश में ही होती है, तो मैं पढ़ के सुनाती हूँ। You will make it to the top of your stairs. If you believe in your own strength, little by little, you will get there. Raise yourself to the fullest length. Hold on tight, even in the utter despair. You will reach your goal one beautiful day. Know that you are already half the way. Your best will certainly be okay. Go slowly. Go, so you will find your peace and bliss. Keep your eyes on the prize, No need to stay and reminisce. There is only one place to go. It all comes down to this. ठीक है, ये मेरा एक नॉर्मल पोइट्री था। अब इसका मैं रिवर्स करके सुनाती हूँ, शायद आपको इसे पता चल जाए व्हाट इज पैलिंड्रोम एक्चुअली। तो इसका रिवर्स है, इट ऑल कम्स डाउन टू दिस, there is only one place to go, no need to stay and reminisce. Keep your eyes on the prize, Go, so you will find your peace and bliss. Your best will certainly be okay. Know that you are already the halfway. You will reach your goal one beautiful day. Hold on tight, even in the utter despair. Raise yourself to the fullest length. Little by little, you will get there. If you will believe in your own strength, you will make it to the top of your stairs. So this is the poem. जी, बहुत ही सुंदर। और मुझे लगता है कि ये सही में बहुत दुर्लभ कार्य है कि एक सीधे चीज को उल्टा तरीके से लिखना और वही सेम मतलब फिर से लाना उस उल्टे चीज में भी एक बहुत ही दुर्लभ कार्य है। और इसके लिए अगर आपको इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, एडिशियल बुक ऑफ रिकॉर्ड का प्राइज मिला है तो वो भी कम है। आप इससे बहुत ज्यादा ऊंचाई पर जाने के काबिल। बहुत बहुत शुक्रिया। साक्षी अग्रवाल जी, आपका अगला प्रश्न ये है कि आप इस जमाने के बडिंग राइटर्स जो अभी अभी लिखना शुरू किए हैं या फिर उनके दिमाग में कहीं चल रहा है, कोई अपने करियर से डर रहा है, कोई अपने माता पिता से डर रहा है, कोई अपने फ्यूचर से डर रहा है कि क्या इसमें फ्यूचर है या नहीं है, उनके लिए आपका क्या संदेश है इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप बताइए। तो डरने की तो कोई बात ही नहीं है। राइटिंग का मतलब ही होता है अपने जज्बात को खुलकर लिखना, चाहे वो किसी चीज से रिलेटेड हो। तो डरोगे आप तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो बात रही पेरेंट्स की, तो वो भी एक ना एक दिन समझ जाएंगे, क्योंकि वो आखिरकार आपके ही पेरेंट्स है, किसी और के नहीं। और करियर की बात रही तो मैंने बताया कि दोनों को साथ साथ प्रायोरिटी देंगे तो कोई चीज नहीं बिगड़ेगी। बस बात यही है कि हम प्रायोरिटी किसको दे रहे हैं। अगर हम दोनों को देंगे तो चीजें बेहतर रहेगी। अगर हम सिर्फ पैशन की तरफ, सिर्फ राइटिंग की तरफ ही चले गए और पढ़ाई को भूल गए तो ऑफकोर्स करियर में बहुत सारी परेशानियां आने की चांसेस है। और बात रही है कि कैसे आगे बढ़े, तो अगर आप लिख रहे हो तो उसे खुलकर लिखो। ये नहीं है कि चीजों को अधूरा छोड़ दो। अधूरा छोड़ोगे वो आपको खुद में अधूरा लगेगा, रीडर को अधूरा लगेगा, तो ना वो उसे एंजॉय कर पाएंगे ना उसे समझ पाएंगे। तो जब तक वो पूरा नहीं होगा, कोई एंजॉय नहीं करेगा, कोई समझेगा नहीं, तो सपोर्ट नहीं करेगा। तो कुछ भी लिख रहे हो उसे पूरा लिखो। जैसे होता है ना, हम लोग अधूरा में छोड़ देते हैं। कभी होता है कि ख्याल अधूरे पड़ जाते हैं, कभी होता है हम लोग के पास थॉट्स कम पड़ जाते हैं। तो उसको अधूरा है तो उसको वही छोड़ दो, उसको कहीं दिखाने की जरूरत नहीं है। जिस वक्त माइंड फ्रेश रहे उस वक्त उसको वापस दोबारा लेकर बैठो, उस वक्त आप जरूर से जरूर उसको कंप्लीट कर लोगे। और अगर दिक्कत हो रही है तो उस चीज को, जैसे मैं मोटिवेशनल कुछ लिख रही हूँ,
तो मैं कोई मोटिवेशनल बुक या फिर कुछ मोटिवेशनल कोट्स या फिर कुछ पोएम्स पढ़ूंगी गूगल पे जाके सर्च करके, जिसके थ्रू मुझे कुछ गाइडेंस मिलेगा कि मुझे उस पर क्या वर्क करना चाहिए, किस तरीके से वो पूरा हो सकता है। तो इट्स जस्ट अपॉन कि हम लोग किस तरीके से उस चीज़ को पूरा करना चाहते हैं। और आगे बढ़ेंगे तो काफ़ी सारी मुश्किलें आएंगी, मुश्किलों से लड़के ही आगे बढ़ना है। अगर आप डर के पीछे हट जाओगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो बस यही चीज़ है। साक्षी, जरूर ही आपकी इन बातों से उन बडिंग राइटर्स पे को बहुत ही प्रेरणा मिलेगी। साक्षी जी, आपसे मेरा अगला सवाल ये है कि आप अपने निगेटिव रिव्यूज को किस तरीके से हैंडल करते हैं? निगेटिव रिव्यूज बहुत ज़्यादा आती है, निगेटिव थॉट्स बहुत ज़्यादा आते हैं, चाहे वो किसी चीज़ के लिए हो। पढ़ाई नहीं हो पाता, निगेटिव थॉट्स आने लगते हैं कि मेरा एग्जाम नहीं होगा, व्हाट विल बी द सेकंड ऑप्शन, मैं अगर पास नहीं की तो सब क्या बोलेंगे। राइटिंग के लिए आता है था पहले कि इसमें अगर मैं आगे नहीं बढ़ पाई, लोग मुझे पसंद नहीं करेंगे तो क्या होगा मेरा, घर पे कैसे सपोर्ट मिलेगा, घर पे क्या बोलूंगी मैं, जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं ये लोग, इन लोग को क्या उम्मीद दूंगी कि हाँ मेरे से होगा, जब लोग ही नहीं पढ़ना चाह रहे, लोग ही मुझे पसंद नहीं कर रहे हैं तो मैं क्या ही बोलूँगी। तो ये बहुत ज़्यादा आता था। तो मुझे सबसे ज़्यादा इस चीज़ को हेल्प किया है सेल्फ हेल्प बुक्स ने। जैसे मैं किताबें पढ़ती हूँ तो कुछ सेल्फ हेल्प मोटिवेशनल बुक्स आती हैं, जो सारी जो नेगेटिव थॉट्स होती है, टॉक्सिक थॉट्स होती है, उसे निकाल देती है। बीच में मेरे साथ ऐसा हो गया था कि मैं इतना ज़्यादा डरने लगी थी चीज़ों से कि मेरा पूरा टॉक्सिक हो गया था दिमाग, कि मैं लोगों से प्यार से बात नहीं कर पाती थी, मैं चीखती थी सब पे। कोई भी मुझसे प्यार से बात करने आता था तो मैं चीखती थी। मगर उससे मुझे बचाया है सेल्फ हेल्प बुक्स ने। तो तब से ही मुझे किताब की बहुत गंदी लत लग गई है कह लीजिए। मैं जब तक किताब नहीं पढ़ती हूँ मुझे नींद नहीं आती अब रात को। तो किताब पढ़ना बहुत ज़रूरी है नेगेटिव थॉट्स को दूर भगाने के लिए। साक्षी जी, आपसे अगला प्रश्न ये है कि हम तो आपको पोएट बोल रहे हैं, पूरी दुनिया आपको पोएट बोल रही है, पूरा भारत आपको पोएट बोल रहा है, मुजफ्फरपुर की गौरव है आप। और लेकिन आपने अपने आप को सबसे पहले पोएट, कवयित्री कब घोषित किया था? अपने आप को कवयित्री कब घोषित किया था कि हाँ मैं पोएट नहीं पोएटिस? मैंने आज तक खुद को पोएटिस नहीं कहा। मैं खुद को राइटर भी नहीं कहती हूँ, क्योंकि ये सब बहुत बड़े पद है, बहुत बड़े पद है। राइटर हो गए गालिब साहब हो गए, ये लोग राइटर होते हैं। अमृता प्रीतम जी हो गई, वेक्स किंग हो गए, ये लोग राइटर होते हैं। मैं राइटर नहीं हूँ। मैं बस अपने जज्बातों को लिखती हूँ, और अपने जज्बातों को लिखना राइटर नहीं कहलाता। जब मैं कुछ लेवल हासिल कर लूंगी तब मैं खुद को खुशी खुशी राइटर कह लूंगी। तो अभी मैं राइटर नहीं हूँ। साक्षी अग्रवाल जी, आप अपने आप को कवित्री बोले ना बोले, हमें नहीं रोक सकती हैं। मुजफ्फरपुर, बिहार, पूरे भारत के लोग को आप अपने आप को पोएटिस बोलने से नहीं रोक सकती हैं। ये आप हक किसी से नहीं छीन सकती हैं। जी। साक्षी अग्रवाल जी, आपसे अगला प्रश्न ये है कि आपके पोएम को, आपके कविता को लोग अपने नेगेटिव थॉट्स को दूर करने के लिए, हम तो पढ़ लेंगे, आप अपने आप को रिलैक्स किस माध्यम से करती हैं? गाना सुनती हैं, दूसरी किताबें पढ़ती हैं, क्या करती हैं? किताबें पढ़ती हूँ और लिखती हूँ। इन दो चीज से बहुत ज्यादा सुकून मिलता है। मैंने, किसी ने मुझे बोला था गाने सुनकर ट्राई करूँ, मैंने कोशिश की। हफ्ते 2 हफ्ते जब भी लो फील होता था, नेगेटिव थॉट्स दिमाग को कैप्चर करने लगती थी, चाहे वो पढ़ाई से रिलेटेड हो, किसी भी चीज़ से, मैं ईयरफोन प्लग इन करके गाना चला लेती थी। मगर उससे नहीं होता था। शांत दिमाग कहते हैं ना, खाली खाली दिमाग शैतान का घर होता है। तो वही दिक्कत होती थी, और ज़्यादा ओवर थिंकिंग बढ़ जाती थी उससे। लेकिन जब भी मैं पढ़ने बैठती थी किताबों को खोलकर, तो चीज़ें डिफरेंट हो जाती। जब मैं लिखने बैठती थी तो और डिफरेंट हो जाती थी कि मुझे उसके लिए सोचना पड़ता था कि मैं इसके आगे क्या लिखूँ कि एक परफेक्ट लिखना बने, मेरा कुछ इसका मीनिंग बने जो मैं लिख रही हूँ। तो लिखने की वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा सुकून मिलता था। जो नेगेटिव थॉट्स थे वो बंद हो जाते थे, क्योंकि मेरा दिमाग तो कहीं और बिजी हो गया ना, उसके पास नेगेटिव थॉट सोचने के लिए वक्त ही नहीं बचता था। तो लिखना और पढ़ना, ये 2 चीज़ है जो कि नेगेटिव थॉट से मुझे बचाती है। साक्षी अग्रवाल जी, बहुत अच्छा। आपसे अगला प्रश्न ये है कि जो जिस कार्य क्षेत्र में होता है उसमें कुछ चीजें उसे अच्छी लगती है, कुछ चीजें उसे खराब लगती है। तो आपको किस तरीके की किताबें पढ़ना पसंद है और किस तरीके की किताबें पढ़ना नापसंद है? ओके, तो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है सेल्फ हेल्प या मोटिवेशनल बुक पढ़ना, क्योंकि मुझे उसकी ज़रूरत होती है, ये ऐसा कह लीजिए आप।
उसके अलावा मुझे थ्रिलर बुक्स या फिर मिस्ट्री बुक्स जो होती हैं, जिसमें कोई क्राइम हो जाता है फिर उसे सॉल्व करते हैं वो लोग, वो पढ़ने में भी काफ़ी मज़ा आता है। मगर मुझे ना वो जो रोमांटिक बुक्स होती है ना उसमें थोड़ा कम मज़ा आता है, क्योंकि वो सारी की सारी वही रिपीटेड स्टोरीज होती हैं ऑलमोस्ट सब में। ऐसा नहीं है कि मैं किसी को डिमोटिवेट कर रही हूँ, मगर बस यही बात है कि सब में वही चीज़ होती है। दो लोग मिले, शादी नहीं हुई, फिर एक की शादी हो गई, एक की नहीं हुई, फिर उसने ये किया, उसने वो किया। तो ये चीज़ें पढ़ पढ़ के मैं बोर हो गई थी। मैं बताती हूँ, स्टैंडर्ड 8 टू 10 मैंने सिर्फ यही किताबें पढ़ी हैं। घर से छुप कर पढ़ती थी, पीडीएफ पढ़ती थी, मगर मैं पढ़ी हूँ। लेकिन उसमें काफ़ी चीज़ ऐसी से रिपीट हो गई थी, और उससे था कि नेगेटिव थॉट्स उससे बहुत ज़्यादा आ रहे थे। तो मैंने उसके बाद क्राइम थ्रिलर यूज़ किया, मिस्ट्री बुक्स यूज़ की, तो उसमें एन्जॉयमेंट मिलने लगा मुझे। एंड आई एम अ फैन ऑफ सीआईडी एंड क्राइम पेट्रोल। मैं बहुत एडिक्टेड हूँ उसके लिए, मैं बहुत ज़्यादा देखती हूँ। पढ़ाई से वक़्त निकाल के मुझे रोज़ 1 घंटा चाहिए, ताकि मैं एक एपिसोड देख सकूँ उसका। तो मेरे साथ ये है कि मुझे क्राइम की तरफ इस वजह से ज़्यादा आकर्षण है। उसके अलावा जब ये सब आप देखिएगा, कोई भी क्राइम चीज़ें देखते हैं, तो उसमें आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आ जाते हैं कि हम लोग अपने शहर में सेफ नहीं हैं, हम लोग अपने घर में सेफ नहीं हैं। तो उसके लिए हम लोग को मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है। एक मेडिटेशन है जो सबसे ज़्यादा हेल्प करता है, लेकिन मेडिटेशन के लिए भी शांत दिमाग चाहिए होता है, तो जो मुझसे नहीं हो पा रहा था। तो मैंने सेल्फ हेल्प बुक यूज़ की, तो वहीं से मुझे शांति मिली, और वही मुझे सबसे ज़्यादा पढ़ना पसंद है। साक्षी अग्रवाल जी, आपसे अगला प्रश्न ये है कि अगर आपको मौका मिले किसी बड़े पोएट से मिलने का, बड़े राइटर से मिलने का, तो आप किस राइटर से मिलना पसंद ओके, और क्यों? बहुत मुश्किल सवाल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल सवाल है ये मेरे लिए, क्योंकि मैं काफ़ी सारे राइटर्स हैं जिनको पसंद करती हूँ। तो बहुत सारे राइटर हैं जिन्हें मैं पसंद करती हूँ। जस्ट अ सेकंड, एक सेकंड, ऑडियो आ रहा है कुछ। ओके, तो जैसे मैंने बताया कि सेल्फ हेल्प बुक्स में मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है वेक्स किंग की किताबें, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट कर देते हैं। तो एक तो उनसे मिलना सबसे ज़्यादा पसंद करूँगी मैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, मुझे दुर्जोय दत्ता की बुक्स बहुत पसंद थी 8 टू 10th में, तो एक उनसे मिलना भी बहुत ज़्यादा मन है। और उसके अलावा याहिया भूत वाले का नाम आपने सुना होगा, वो एक यूट्यूब के ज़रिए और लाइव परफॉर्म करते हैं वो। तो वो काफ़ी खूबसूरती से अपनी एकदम सिंपलिसिटी के साथ अपने थॉट्स को बयां करते हैं वो। मतलब ज़्यादा हैवी वर्ड्स नहीं यूज़ करते, जो मन में आता है सिर्फ उसको बोलते हैं, मगर वो इतना खूबसूरत हो जाता है। तो ये 3 लोग हैं जिनसे मैं मिलना पसंद करूँगी, कभी भी ज़िंदगी में मौका मिले तो। साक्षी, जब आप इस बुक रिजॉइसिंग लाइफ, जिसके लिए आपको इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में आपने अपना नाम दर्ज करवाया है, जब आप ये इसकी इसकी तैयारी करी थी, आप इसको लिख रही थी, तो किसी ने कुछ ना कुछ बोला होगा, एडवाइस किया होगा। सबसे वैल्यूएबल एडवाइस आपको किसकी लगी? क्योंकि बड़े काम में एडवाइस मिलते हैं, किसकी रूबल एडवाइस दीदी, सबको आपको लगी? रूबल रूबल चौधरी जी। चौधरी। क्या एडवाइस था वो, क्या जनता जान सकती है? तो दीदी को मैंने बताया था कि दी मुझे कुछ अलग करने का प्लान है। दी बोली बताओ क्या दिमाग में क्या चल रहा है बताओ। तो मेरा प्लान था पैलिंड्रोम पोइट्री का। लाइव वर्ड दी का दिया हुआ है। उन वो और रिया दी ने मिलके मुझे लाइव वर्ड सजेस्ट किया। फिर रिकॉर्ड के लिए अप्लाई करने के लिए मुझे उन लोगों ने ही कहा कि ट्राई कर लो, अप्लाई करके हो सकता है सेलेक्ट हो जाए। इतनी अच्छी चीज़ है, कुछ अलग है ये, जिसकी वजह से आज तक कुछ नहीं हुआ है, तो तुम ये ट्राई कर सकती हो। और मुझे क्या पता था मेरी कोशिश सफल हो जाएगी, और वो सफल हुई। इंडिया भी मिल गया, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड भी मिल गया। आपको कुल कितना समय लगा इस रिजॉइसिंग लाइफ को लिखने में, मतलब तो कंपाइल करने में, ओके, पूरा तो कंपाइल टोटल करने 15 से 20 दिन लगा था। चाहे वो कवर डिजाइनिंग में हो, मैंने खुद से ही कवर डिजाइन की थी। टोटल 15 से 20 दिन लगी थी। तो मैन्युस्क्रिप्ट, कवर डिजाइनिंग, सबसे लेना, सबको सिखाना एग्जैक्ट क्या चाहिए, तो टोटल 15 से 20 दिन लगा। उसके बाद मैंने में। अप्लाई साक्षी जी, किया। आपके अगल बगल थोड़ा सा नॉइज आ रहा है, अगर उसको थोड़ा कैंसिल कर सकती हैं तो। आप दो जस्ट मिनट का समय ले लीजिए, सेकेंड, हाँ जी 2 मिनट प्लीज। का समय ले लीजिए। तो आप साक्षी अग्रवाल जी को सुन रहे थे, और अभी भी आपका अगर कोई सवाल रह रहा है, जो भी श्रोता दर्शक हमें देख रहे हैं,
अगर वो साक्षी अग्रवाल जी, जो कि इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपने पैलिंड्रोम पोएट्री के लिए एक जगह बना चुकी हैं, अगर उनसे कुछ भी सवाल पूछ सकते हैं, वो बिहार की बेटी है, मुजफ्फरपुर की बेटी है, और मुजफ्फरपुर का नाम रोशन पूरे भारत, पूरे देश, पूरे विश्व में किया है। अगर उनसे आपका कोई भी प्रश्न है, वो हर प्रश्न के लिए तैयार है। अगर कोई भी प्रश्न, तो आप उनसे हमारे जरिए उन तक पहुंचा सकते हैं। वो पूरा पूरा कोशिश करेंगे कि आपके प्रश्नों का जवाब वो सही से देगा। साक्षी अग्रवाल जी बस 2 मिनट में फिर से हमारे साथ जुड़ रही हैं। साक्षी अग्रवाल जी के बारे में अगर मैं बता दूं, तो साक्षी अग्रवाल जी पटना यूनिवर्सिटी से इंग्लिश ऑनर्स की पढ़ाई कर रही हैं। इन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा जो है वो मुजफ्फरपुर से ही आदर्श विद्या मंदिर से पूरी की है, और ये साथ ही साथ कंपनी सेक्रेटरी बनने की इच्छा रखती हैं। इनका जो एम है वो कंपनी सेक्रेटरी बनने का। साक्षी जी, आप फिर से आ चुकी हैं, आपका स्वागत है। अपनी बात को आगे हाँ, तो आ, कहाँ थे हम? जो जो मैं सवाल पूछ रहा था कि कुल कितना समय लगा था, और मेरा एक और सवाल इसमें जुड़ता है कि जो कवर डिजाइन था उसका, क्योंकि मैंने सुना है, मैं जानता नहीं हूं, मैं इस क्षेत्र से बिल्कुल भी वाकिफ नहीं हूं, और साथ साथ पैलिंड्रोम पोएट्री के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानता हूं। आपसे जान के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन जहां तक मुझे पता है, जो कवर डिजाइन होता है उसके लिए जो लेखक है, जो कवि है, वो बहुत ही ऐसा कवर बनाता है जिससे कि उसकी किताब के अंदर जो है वो दर्शाया जा सके। तो आप बताइए कि कवर डिजाइन के लिए आपने आइडिया कहाँ से लिया था, और वो समय वाली बात एडेड। तो कवर डिजाइन की बात आती है, तो जैसे मैंने बताया, हमने लाइफ वर्ड चूज की थी। लाइफ वर्ड मतलब काफी पीसफुल वर्ड होता है वो। तो जी मैं आपको कवर दिखाती हूँ। सो दिस इज द बुक कवर, इफ यू कैन सी। इसमें सनफ्लावर जी बना है। तो सनफ्लावर इज द जी साइन ऑफ पीस, यू कैन से। या तो आप देख सकते हैं इसके लास्ट सेकंड पेज पे भी हमने एक सनफ्लावर डाला है, जी क्योंकि जी सनफ्लावर इज द साइन ऑफ पीस, और पीस मतलब लाइफ। तो इसलिए हमने इस चीज को, जो भी नाम होता है उससे कुछ ऐसा रिफ्लेक्टिव और मीनिंगफुल हम लोग कवर रखते हैं ना, कि वो उसको रिफ्लेक्ट करे, नाम को रिफ्लेक्ट करे। नाम कवर देख के समझ आ जाए कि इसका नाम ऐसा क्यों रखा गया है। जैसे क्राइम की कोई बुक होती है जिसमें क्राइम मिस्ट्री होती है, जो मैं पढ़ी हूँ आज तक, उसमें होता क्या था कि वो एक रेड, जो हम लोग बैरियर लगाते, किसी का डेथ होता है या मर्डर होता है तो एक रेड बैरियर लगाती है पुलिस आकर, कि ये क्राइम सीन है, इसके अंदर कोई नहीं आएगा। तो वैसे ही होता है। उसी तरीके से अगर मैं सेल्फ हेल्प बुक के बारे में बताऊं, तो वो लोग इसको काफी सिंपल रखते हैं। जस्ट ए सेकेंड, काफी नॉइज आ रहा है। साक्षी अग्रवाल जी किसी कारण की वजह से थोड़ा दूर सॉरी, साक्षी आई एम अग्रवाल जी रियली हमारे साथ जुड़ सॉरी। चुकी हैं फिर से। नो नो, इट्स ओके। हाँ, तो कवर के तो बारे में बात चल रही हाँ, तो मैं सेल्फ हेल्प बुक के बारे में बता रही थी। उसमें एकदम सिंपल रखते हैं वो लोग। एक वाइट कलर का बैकग्राउंड लेते हैं, उसे काफी बड़े बड़े अक्षरों में, चाहे वो गोल्डन कलर से हो, ऑलमोस्ट गोल्डन कलर से ही वो लोग नाम लिखते हैं। तो उसका रीजन ये होता है ना, कि सफेद पे आप गोल्डन डालिएगा तो वो काफी सुकून भरा कलर होता है। वो एक अलग ही पीस रिफ्लेक्ट करता है। तो वो सेल्फ हेल्प बुक का कवर इसलिए वैसे ही रखा होता है। वो लोग इतनी कैपिटलाइज्ड में लिखते हैं, इतने बड़े बड़े अक्षरों में लिखते हैं, और उसके साथ साथ जैसे उसने फर्स्ट वर्ड लिखा, फिर सेकंड लिखा, फिर थर्ड और फिर फोर्थ, तो उन सब के बीच में ना एक छोटा छोटा सब टाइटल्स भी रखते हैं। तो वो बात बहुत खास होती है सेल्फ हेल्प बुक में। तो कवर ही अंदर की बातों को रिफ्लेक्ट कर देता है। अगर कहते हैं ना, डोंट जज द बुक बाय इट्स कवर, लेकिन कवर में ही सारी बातें होती है बुक के अंदर की, कि वो बुक किस चीज के बारे में है, किस चीज के लिए है। जी।
आप पूरे भारत के बच्चों के लिए, पूरे भारत की युवाओं के लिए एक चेहरा बन के आई हैं। तो एक सवाल गौरव गुंजन जी ने पूछा है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम कैंडिडेट्स के लिए आप क्या सजेशन देना चाहेंगी? अगर आप कुछ बता सकती हैं, क्योंकि आप खुद कंपटीशन में हैं, कंपनी सेक्रेटरी के कंपटीशन में हैं, तो आप क्या सलाह देना चाहेंगी? कई दफ़ा होता है कि मैं खुद भी डर जाती हूँ कि नहीं होगा, इतना मुश्किल सिलेबस है, इतना कंपटीशन है कि 1 लाख बच्चे हैं, उसमें से सिर्फ 10,000 या 5,000 है जो सेलेक्ट होते हैं फाइनल में जाकर, और कई दफ़ा लोग फेल हो जाते हैं, तो मुझे भी फेल होने से डर लगता है। तो मैंने सीएस ना प्रोफेशन के लिए नहीं किया है, मुझे जॉब नहीं करना सीएस का। मैं सीएस बस इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैंने इसका सिलेबस काफ़ी अट्रैक्टिव देखा था। तो मेरे घर वाले चाहते हैं कि मैं गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करूँ इन फ्यूचर, चाहे बैंकिंग हो या पीसीएस हो। तो वो भी एक कंपटीशन ही एग्ज़ाम हो गया। तो कंपटीशन लोग से सोचते हैं ना, गर्ल्स है तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इन लोग को अच्छा खासा रिजर्वेशन मिलेगा, मगर दे डोंट थिंक कि सबके पेरेंट्स यही बात सोचते हैं कि उन्हें रिजर्वेशन मिलेगा, और उसकी वजह से उसमें भी कंपटीशन बढ़ जाता है, गर्ल्स के में भी कंपटीशन बढ़ जाता है। तो बस हार नहीं मानना चाहिए, अगर हम अपनी पूरी कोशिश करें तो ज़रूर से ज़रूर सफल होंगे। बस यही है कि जी जान से लगे, मेहनत करें तो होगा। अगर हम लोग पहले ही डर जाएंगे कि नहीं भाई मुझसे नहीं होगा, तो हम लोग से कभी नहीं होगा फिर। जी, तालाब बहुत बड़ा है, बूंद बूंद से तालाब भरना है, और तालाब भरने में कभी थकना नहीं है। ये मेरा भी एक सोच दर्शकों तक मैं पहुंचा रहा हूं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, कि थकना नहीं है, आगे बढ़ते रहना, कोशिश करते रहनी है। और सवाल आया है कमेंट बॉक्स में कि आपकी पोएट्री कहाँ से पढ़ी जा सकती है? आप इंस्टाग्राम पे @pen.dash-vibes पे मेरी सारी पोइट्री मिल जाएगी। मैं आपको भेज दूंगी वैसे तो लिंक, जो आप वहाँ पर कमेंट बॉक्स में डाल जी सकते हैं। तो इंस्टाग्राम पे ही मिलेगी, मैं फेसबुक जी पे नहीं जरूर। पोस्ट करती हूँ। हेलो, आप सभी को साक्षी अग्रवाल जी की किताब का, हेलो, हाँ जी, एम आई ऑडिबल? सॉरी, यस यस यू आर आप ऑडिबल। सभी आप सबों को जो है वो इनकी किताब आप तक पहुंच जाएगी, और आप पढ़िएगा, आनंद लीजिएगा, और एक ऐसे दुर्लभ कार्य जो कि बिहार की बेटी के द्वारा किया गया है, वो जरूर पढ़िएगा और आनंद उठाइएगा। और अगर अच्छा लगे तो साक्षी अग्रवाल जी को लाख लाख बधाई और लाख लाख आशीर्वाद दीजिएगा कि ये बहुत आगे बढ़े। एक और सवाल आया है, साइंस और पोएट्री में क्या रिलेशन है? साइंस और पोइट्री में क्या रिलेशन है? तो मैं बेसिकली एक साइंस स्टूडेंट थी। मेरा 12th साइंस से हुआ था, मगर मैंने उसे छोड़ दिया किसी कारणवश, क्योंकि मुझे कंपनी सेक्रेटरी की तरफ आना था। साइंस लेकर मैं वहाँ टाइम नहीं दे पाती, तो उसके लिए मैंने कंपनी सेक्रेटरी की वजह से मैंने साइंस से ब्रेक लिया। मगर साइंस और पोइट्री के बीच जब रिलेशन की बात आती है, तो साइंस भी कॉम्प्लिकेटेड है, पोइट्री भी कॉम्प्लिकेटेड है। साइंस को भी समझना उतना ही कॉम्प्लिकेटेड होता है, पोइट्री को भी। जैसे कि आप कोई भी क्लासिक पोएट की पढ़ लीजिए, शेक्सपियर की पढ़िए, वर्ड्सवर्थ की पढ़िए, तो उसे समझना काफ़ी कठिन हो जाता है कई दफ़ा। आप 4 बार पढ़ते नहीं समझ आता, 5 बार पढ़ते नहीं समझ। मैं खुद एक इंग्लिश ऑनर्स की स्टूडेंट हूँ, मुझे दिन भर कविताओं के साथ ही बिताना पड़ता है, क्लासिकल पोइम के साथ ही, तो मुश्किल हो जाती है कई दफ़ा समझने में। तो सेम साइंस के साथ भी समझने में मुश्किल होती है, लेकिन मज़ा उसमें बहुत आता है। तो यही दोनों में एक कड़ी है जो जोड़ती है कि दोनों मुश्किल है, लेकिन दोनों में मज़ा बहुत है। जी, लेकिन एक डिफरेंस भी है, साक्षी जी ने एक समरसता बैठाई है, तो एक डिफरेंस भी है कि जो कविता है, जो पोएम है, जो पोएट्री है, वो इमेजिनेटिव है, और साइंस जो है वो एक्सपेरिमेंटेटिव थ्योरेटिक, है। तो यस यस। पूरा एक्सपेरिमेंटेटिव है, कुछ भी इमेजिनेटिव नहीं है साइंस। तो एक समरसता पोइट्री है। भी तो पोइट्री भी हमेशा इमेजिनेटिव नहीं होती है, कई दफ़ा वो सच्ची घटनाओं पे भी होती है। तो वी कांट से दैट पोइट्री इज ऑलवेज इमेजिनेटिव। जी, तो एक समरसता है, तो एक कुछ अंतर भी है, तो चारों पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। तो आगे बढ़ते हैं, और इस
इस लाइव वीडियो कार्यक्रम को जब अंत करने जा रहे हैं तो साक्षी जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता है मंथन इंडिया समिट, खास करके मंथन इंडिया समिट के जो संस्थापक है अभिनीत जी, मैं खुद देवाशीष, हमारे जनरल सेक्रेटरी श्वेताब जी और हमारे कोषाध्यक्ष अजीत जी बहुत ही आपका आभार प्रकट करते हैं। आभार हम अपने दर्शकों, अपने श्रोताओं की तरफ से भी आपका प्रकट करते हैं कि आपने अपने कीमती और बहुमूल्य समय से अपना थोड़ा सा समय निकाला इस मंथन इंडिया समिट के प्लेटफॉर्म पे आकर के हमारे दर्शक, हमारे श्रोताओं को कुछ बताने के लिए, अपने इस अचीवमेंट को, अपनी इस ऊंचाई पर पहुंचने के बाद जो आप फील कर रही हैं, जो आपके साथ बीती है, वो सारी बात बताने के लिए आपका आभार प्रकट करते हैं। मंथन इंडिया समिट हरदम से इस कार्य में कि हम दूसरों तक, हम अपने श्रोताओं तक, हम अपने फॉलोअर्स तक सही चीज पहुंचाए, जो चीज अच्छी है वो आप तक पहुंचाए, समसामयिक घटनाओं की चीजें पहुंचाए। मंथन इंडिया समिट हरदम ऐसा प्रयास करता है और इसी प्रयास के क्रम में 24 तारीख से लेकर के 30 तारीख तक एक कार्यक्रम जो कि फिर से वीडियो लाइव होगा, जिसमें कि 7 अलग अलग वक्ता 7 अलग अलग वक्तव्य के साथ आएंगे और आपको समसामयिक घटना से अवगत कराएंगे। उस 24 तारीख से लेकर के 30 तारीख तक ये कार्यक्रम है। प्रत्येक दिन 7 बजे आप हमारे साथ जुड़ेंगे इसी फेसबुक वीडियो लाइव प्रोग्राम, इसी फेसबुक पेज मंथन इंडिया समिट के पेज से। तब तक के लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार साक्षी जी, नमस्कार। शुक्रिया।